नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HAMSR। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक खेती में इतना जल्दी खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ जाता है। जैसे आप अगर लिटरेचर के अंदर जाएं और लगभग लिटरेचर वो केमिकल फार्मिंग पे है या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, तो आप पाएंगे कि केमिकल फार्मिंग में भी बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें केमिकल्स के साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर का खाद कहें जिसे, या वर्मी कंपोस्ट है, या रेजिड्यूज हैं, उनको मिलाकर भी जब केमिकल फार्मिंग में खेती की जाती है तो उसमें भी जैविक कार्बन इतना जल्दी नहीं बढ़ता है। और लगभग जो काम 30 से 40 और 50 सालों में नहीं हो पाता है केमिकल फार्मिंग में या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में, जहाँ पर रासायनिक के साथ साथ जैविक पदार्थों का भी कॉम्बिनेशन किया जाता है, जो उसमें 3, 4 और 5 डिकेड्स में नहीं हो पाता है, वो प्राकृतिक खेती में साल 2 साल के अंदर कैसे हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग है डिस्कशन और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा। तो इसमें देखिए, मैं दो आपको रिसर्च पेपर या स्टडीज़ का हवाला दूंगा। एक रिसर्च पेपर है PAU लुधियाना का, जो 36 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया गया। ब्राड एटोल 2015 में पब्लिश हुआ है, एक जर्नल है एग्रोनॉमी के नाम से, उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें फाइंडिंग्स दी गई हैं। इसमें जो उनका बेस्ट ट्रीटमेंट था वो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का था, जिसमें 100% यानी कि 100% रासायनिक खाद दिए गए। जितनी सिफारिश है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, वो दिए गए। उसके साथ साथ उसमें गोबर का खाद भी दिया गया, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कमी यानी कि पोटेंशियल इल्ड, अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। तो उसमें क्या पाया गया कि वो मक्की और गेहूं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहले कुछ सालों तक उसमें सोयाबीन भी ऐड की गई थी, सोयाबीन या लोबिया था शायद, काउपी, इनमें से था कोई। तो ये मेजर इसमें बाद में जो स्टडी हुई तो वो मेज और व्हीट पे फाइनल हुई थी। तो इसमें पाया गया कि मेज में एक तो जो इल्ड है केमिकल फार्मिंग के, जो उसमें जो इल्ड के साथ साथ इन्होंने स्टडी किया, उसमें जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, मैं वो बताना चाहूँगा इसमें, क्यों इंटरेस्टेड हूँ मैं, ऑर्गेनिक कार्बन में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो उसमें क्या रहा कि 36 सालों में जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, उस वक्त जो खेत का या मिट्टी का जैविक कार्बन था वो 0.20% था। लेकिन 36 साल की स्टडी के बाद तक जो इनका बेस्ट ट्रीटमेंट था केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जहाँ पर गोबर का खाद भी मिलाया गया था, उसमें 36 साल के बाद जो जैविक कार्बन का फाइनल स्टेटस आया वो 0.52 यानी कि 0.52% डेवलप हुआ। ये शुरू में इसलिए कम था कि जो लुधियाना में स्टडी हुई थी, PAU लुधियाना में, ये मक्की व्हीट के ऊपर, तो वहाँ की जो सॉइल्स हैं वो लाइट सॉइल, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल हैं, और सैंडी लॉम है प्रोबेबली सॉइल्स वो। तो उसका जैविक कार्बन शुरू में कम था, तो उसका बढ़ा भी 0.52 तक ही बढ़ा 36 ईयर्स में। लेकिन वो भी सेटिस्फैक्टर नहीं था, क्योंकि 0.5 से नीचे तो जैविक कार्बन एक पुअर कैटेगरी माना जाता है और वो ज़मीनें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, पूरा का पूरा जो देश का ग्रेन बावल ऑफ द कंट्री कहा जाता है, यानी कि अनाज का कटोरा कहा जाता है, ये उत्तर पश्चिम भारत को, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। तो इसमें जो जमीनों का जैविक कार्बन है वो 0.3-0.4% ही है, और लगभग सारा का सारा जैविक कार्बन इसमें पुअर कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड या ऐसे ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या जम्मू कश्मीर है, तो ठंडे इलाकों में इसकी जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर हम राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर लाइट टेक्सचर्ड सॉइल हैं और गर्मियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ का जैविक कार्बन 0.1-0.2% पर भी आ जाता है। तो यहाँ का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जैविक कार्बन पहले ही कम है, और 36 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद भी बढ़ा तो है, डबल हुआ है, लेकिन डबल से ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं ये दिखाई दिया कि वो एक अच्छी कैटेगरी में आ जाए, जिसमें फसलों में एक अच्छी तरह से या कम फर्टिलिटी या कम खाद वगैरह डाल के खेती ली जा सके।
तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा जरूर, लेकिन कोई खास विशेष नहीं बढ़ पाया। अब मैं आपको यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर 180 एकड़ के फार्म पर आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा और इंस्पायरेशन से जहाँ खेती की जाती है और प्राकृतिक खेती की जाती है पूरे 180 एकड़ में, तो यहाँ का जैविक कार्बन और जो सॉइल का हेल्थ है, सॉइल का स्टेटस, हेल्थ स्टेटस है, केमिकल स्टेटस है, वो 2017 से लगातार मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। और इसकी टेस्टिंग भी जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा आपको CCSHI हिसार, PIU लुधियाना, CSSRI करनाल और IIFSR मोदीपुरम और दूसरी हिमाचल की यूनिवर्सिटी, और इवन इस साल मैंने इफ्को चंडीगढ़ से भी इन सॉइल जो सैंपल भेज करके इनका एनालिसिस करवाया है। तो मैं इनके रिजल्ट आपको बता देता हूँ कि मैंने जो 2017 में सैंपल लिए थे उसी टाइम यहाँ प्राकृतिक खेती शुरू की गई थी। कुछ खेतों में यहाँ 2-3 साल पहले से ही जैविक खेती शुरू कर दी गई थी। जैविक खेती लगभग 2014 के बाद शुरू की गई थी, लेकिन 2017 में यहाँ प्राकृतिक खेती शुरू की गई थी। तो उनमें जो खेत थे जिसमें ऑलरेडी जैविक खेती की जा रही थी, उनका जो ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस आया उस टाइम पे एनालिसिस का, मैंने 2 जगह से टेस्ट करवाया था, CCSHI हिसार से और RRS उचानी से। तो उनका जो स्टेटस आया था, जो एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन था वो 0.65% था। ये अच्छा था उस हिसाब से, जैसे किसानों की ज़मीनें हैं। ये क्यों था अच्छा कि पहले 3-4 सालों से यहाँ जैविक खेती की जा रही थी, जिसकी वजह से ये जैविक कार्बन का स्टेटस अच्छा मिला। तो अब 2017 से यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा था, लगभग 70 एकड़ एरिया ऐसा था जो पहले किसानों को लीज पर दिया जाता था, ठेके पर दिया जाता था। और किसानों की एक आम प्रैक्टिस होती थी कि ठेके के खेतों में किसान क्या करता है, फसल उगाता है, और धान गेहूं मुख्य फसल चक्र है यहाँ पर। जो फसल उगाता है और कंबाइन से काटता है और अवशेषों में आग लगा देता है। तो उन खेतों में 2017 से पहली बार प्राकृतिक खेती शुरू की गई थी। और उन खेतों का जब मैंने पहले ही वर्ष प्राकृतिक खेती शुरू करने से पहले ही जब उनके सैंपल लिए और उनका एनालिसिस करवाया, तो उनका जैविक कार्बन, जो औसत जैविक कार्बन था, वो 0.43 था, जितना कि आम किसानों का होता है। अब मैं 2 साल के बाद का डेटा बताता हूँ आपको। 2 साल के बाद जो पहले 7 खेत थे, यानी कि जिन खेतों में जैविक खेती की जाती थी, उन खेतों का जो औसत जैविक कार्बन था वो 0.65% था। 2 साल के बाद उनका जो औसत जैविक कार्बन बढ़ा वो 0.79% हुआ। 4 जगह टेस्टिंग हुई थी इसकी, एक CCSHI हिसार, PIU लुधियाना, IIFSR मोदीपुरम, और उससे अगले साल 2020 में मैंने स्टार्ट CSSRI करनाल से भी करवाया। तो इनका जब औसत जैविक कार्बन लिया गया तो 0.79% था, यानी कि बढ़ोतरी तो हुई, 0.65 से 0.79 तक इसकी बढ़ोतरी हुई। लेकिन जो दूसरे खेत थे, लास्ट के जो 5 खेत थे, उनमें राइस वीड सिस्टम था। तो उनमें क्या हुआ कि जो ठेके पे दिए जाते थे, उनका जो औसत जैविक कार्बन था वो 0.43% था, और 2 साल के बाद उनका औसत जैविक कार्बन 1.01% हो गया था। यानी कि पहले वाले 7 खेतों में जहां पर जैविक खेती की जाती थी, उन खेतों में बढ़ा तो, लेकिन वो कम मात्रा में बढ़ पाया, 0.65 से 0.75% तक बढ़ पाया। लेकिन जिन खेतों में जैविक कार्बन पहले ही कम था और धान गेहूं फसल चक्र जिसमें लिया गया, तो उनका जैविक कार्बन लगभग 2.5 गुना बढ़ गया था। अब ये मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। बीइंग साइंटिस्ट मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने एक जगह नहीं, इसको 4-4, 5-5 जगह इनके सैंपल भेज रहा हूँ मैं लगातार, और ये कंफर्मेशन लगातार हो रही हैं। तो इसमें ये पब्लिश भी कर दिया गया डाटा, और 2 रिसर्च पेपर मैंने छाप भी दिए इसमें। तो इसमें क्या रीज़न रहे कि जो पहले 7 खेत थे उनमें जैविक कार्बन बढ़ा तो, लेकिन कम बढ़ा, यानी कि 0.65 से 0.79% हुआ। जबकि बाद के जो 5 खेत थे उनमें जैविक कार्बन लगभग 2.5 गुना बढ़ गया 2 ही साल में। तो इसके 3 कारण मुझे मिले। इसके लिए स्टडी के लिए मुझे बहुत गहराई में लिटरेचर में, रिसर्च पेपर्स में जाना पड़ा, उनकी स्टडी करनी पड़ी।
तो इसके 3 कारण मुझे मिले, क्योंकि मुझे भी विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि मैं सोचता था कि जो एरोबिक कंडीशन होती हैं उसमें जैविक कार्बन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ऑब्जर्वेशन आई वो एरोबिक जो खेत थे, यानी कि जो पहले 7 खेत थे जिनमें सब्जियां या खेत की जुताई ज़्यादा की जाती थी, गन्ना वगैरह लिया जाता था, आलू वगैरह लिया जाता था, उन खेतों में जैविक कार्बन बढ़ा तो है लेकिन कम बढ़ा है। जबकि जो धान गेहूं फसल चक्र के खेत थे, लास्ट के 5 खेत, उनमें 2.5 गुना तक बढ़ गया। तो इसमें 3 रीजन मुझे मिले। एक तो यही मिला कि जो पहले 7 खेत थे उनमें टिल्लेज प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, यानी कि खेत की जुताइयाँ ज़्यादा होती थी। खेत की जुताइयाँ क्यों ज़्यादा होती थी कि ये 7 खेत वो थे जिनमें पहले से जैविक खेती शुरू कर दी गई थी, और इन खेतों में वो फसलें ली जाती थी जो धान से रिलेटेड नहीं थी, सब्जियां थी, गन्ना था, या इस तरह की फसलें थी जिनमें जुताइयाँ या बेड्स वगैरह बनाने पड़ते थे। जुताइयाँ ज़्यादा की जाती थी, प्लोइंग ज़्यादा की जाती थी, और जो इनकी प्लोइंग थी, जो एवरेज थी, वो 8 से 11 जुताइयाँ प्रति वर्ष की गई इसमें। और जो दूसरे बाद के 5 खेत थे उनमें 2 से 5 जुताइयाँ प्रति ईयर हुई। तो एक तो ये फर्क था कि टिल्लेज यानी कि खेत की जुताइयाँ, प्लोइंग जहां भी ज्यादा हुई वहां जैविक कार्बन बढ़ा तो, लेकिन एक लिमिट पर जाकर रुक गया और उससे आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो गया। तो लेकिन जहां टिल्लेज ऑपरेशन कम थे वहां पर जीरो टिलेज भी था, मिनिमम टिलेज भी था, और उसके बाद ही उसमें फसलें की जुताई की जाती थी। तो एक तो ये कारण मिला कि जहां भी टिलेज कम किया जाता है, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब 35 डिग्री तापमान से ऊपर जब हम प्लोई करते हैं खेत की गर्मी के अंदर, तो उसका लगभग 45% जो जैविक कार्बन है वो हवा में चला जाता है, उड़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो एक तो कारण ये मिला कि जहां भी जुताइयां यानी कि टिलेज ऑपरेशन कम थे वहां जैविक कार्बन स्पीड से बढ़ा और ज्यादा मात्रा में बढ़ा। दूसरा कारण ये था कि जो बाद के 5 खेत थे जिसमें धान गेहूं फसल चक्र लिया गया, वहां पर जीवाणुओं को फूड सबस्ट्रेट दिया गया, खाने के लिए भोजन दिया गया। यानी कि उन खेतों में अवशेष प्रबंधन के साथ साथ हरी खाद का प्रयोग किया गया। अवशेष प्रबंधन किस तरह से किया गया? जैसे गेहूं की कटाई हुई, गेहूं की कंबाइन से कटाई होने के बाद रिपर से उसका भूसा बना लेते हैं एनिमल फीड के लिए। तो उसकी जो भूसा बनाने के बाद जो अवशेष नीचे बच जाते हैं वो लगभग 15-20% बच जाते हैं, तो वो जमीन पे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद उन खेतों में ढैंचा या मूंग की बिजाई की गई और विदाउट प्लोइंग की गई, क्योंकि ढैंचा और मूंग हम विदाउट प्लोइंग उसमें बिजाई कर सकते हैं। तो उसमें जब ज़्यादा खेतों में ढैंचा की बिजाई की गई, तो उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि उन खेतों में हमने जीवाणुओं को फूड सबस्ट्रेट के रूप में दिया, खाने के लिए भोजन दिया, और उसमें सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की वृद्धि उनमें ज़्यादा हुई, तो जिस वजह से ऑर्गेनिक कार्बन उनमें ज़्यादा बढ़ा। तो तीसरा कारण और क्या रहा? तीसरा कारण ये रहा कि जिन खेतों में धान की फसल ली गई थी, धान की फसल में मेरा पहले ये मानना था एज ए साइंटिस्ट, एज ए किसान के घर से मैं जैसे बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ भी हवा रहती है ज़मीन में, एरोब्स रहते हैं ज़मीन में, जैसे बचपन में हम नड़ाइयाँ करते थे, होइंग करते थे, बाजरे की फसल थी या कपास की या गन्ने की फसल थी, जब उसकी होइंग करते थे, इंटरकल्चर ऑपरेशन करते थे, तो नड़ाई करने के बाद फसल का रंग बदल जाता था, यानी कि अच्छी फसल होने लगती थी। तो मेरा मानना ये था कि जहाँ ज़्यादा एरोबिक कंडीशन है, यानी कि जहाँ पर जुताइयाँ ज़्यादा की जाती हैं, जहाँ धान जैसी फसल नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर जैविक कार्बन ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत आई। तो इसमें 2 कारण जैसे मैंने बताए पहले, एक तो मिनिमम टिलेज, दूसरा एक फूड सबस्ट्रेट जीवाणु को खाने के तौर पे दिया गया, तीसरा कारण था धान। धान की फसल में क्या हुआ कि धान की फसल में 3-4 स्तर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसमें 3-4 लेवल पर माइक्रोब्स काम करते हैं। एक तो वो माइक्रोब्स हैं जो सबमर्ज्ड कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है और रोडोस्पिरिलम है, एंटेरोबैक्टर है, तो कई तरह के साइनोबैक्टीरिया भी है। तो ये कई तरह के हैं जो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जो एरोब से 100 से 1000 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इसमें 2-3 स्तर पर नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो इसमें सबसे पहले तो जो सबमर्सिबल कंडीशन रहती है, पानी भरा रहता है, तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम जैसे सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन फिक्स करते हैं।
दूसरी कंडीशन होती है कि कभी पानी दे देते हैं, कभी सूख जाता है, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग चलती है, उस लेवल पर दूसरे माइक्रोब्स काम करते हैं। और तीसरी कंडीशन ऐसी रहती है कि पर्टिकुलरली फ्लावरिंग के बाद, ईयर हेडिंग के बाद, जब उसके पेनिकल आ जाते हैं तो उसके बाद लगभग एरोबिक कंडीशन हो जाती है, पानी कम देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ भी ये एक तरह से 3-4 लेवल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन चलती है। तो इसमें तीसरा ये मेरे को क्लू कहाँ से मिला, इंडिकेशन कहाँ से मिली, कि मैं जब रिसर्च पेपर के अंदर से जा रहा था और इसको मैं स्टडी कर रहा था लिटरेचर को, तो मुझे कुछ रिसर्च पेपर मिले। उसमें एक रिसर्च पेपर था कनेडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसमें इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें सबमर्सिबल कंडीशन भी ली गई थी और फील्ड कैपेसिटी लेवल की चीज़ें भी ली गई थी, और एनएरोबिक का मतलब है जिसमें नाइट्रोजन का ऊपर से एनवायरनमेंट दे दिया गया था, क्योंकि सबमर्सिबल में भी एरोबिक कंडीशन हो जाती है। ऊपर की जो लगभग 1 सेंटीमीटर लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज लेयर मानी जाती है। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु था वो था क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट मिले, उसमें ये रिजल्ट थे कि जब हम जीवाणुओं को सबमर्सिबल कंडीशन में 1% राइस स्ट्रा दिया गया एज ए फूड सोर्स, 1% जब क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम को फूड सोर्स दिया गया, तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी वो 13 किलो से 152 किलो प्रति हेक्टेयर तक हुई। और जब क्लोस्ट्रीडियम को 5 से 20% तक फूड दिया गया, फूड सोर्स दिया गया, तो उसमें 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन फिक्स हुई प्रति हेक्टेयर। तो एकदम से इसमें क्या था कि इसमें 100 से 1000 गुना तक एरोबिक कंडीशन के कंपैरिजन में जो फील्ड कैपेसिटी पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई थी इसी माइक्रोब के द्वारा, वो 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हुई थी। क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक फैकल्टेटिव एनारोब भी है, तो उसमें भी नाइट्रोजन फिक्स की है फील्ड कैपेसिटी पे ही, लेकिन जो सबमर्सिबल कंडीशन में हुई और जब हम फूड सबस्ट्रेट जब बढ़ाया गया उसमें, और हमारी जो कंडीशन है उसमें जो कंबाइन से काट लेते हैं, तो लगभग 15 से 20% रेजिड्यूज हमारे जमीन पर बच जाते हैं रीपर से भूसा कलेक्ट करने के बाद भी। और इसके बाद जब हरी खाद का उसमें कॉम्बिनेशन दिया गया, तो वाइडर सीएन रेशियो के साथ साथ जो एक नैरो सीएन रेशियो की क्रॉप ग्रीन मैन्योरिंग के तौर पर दी गई, तो उसमें केवल जीवाणु ही नहीं बढ़ोतरी हुई, केवल फसल की ही नहीं बढ़ोतरी हुई, उसमें खेत में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ज़्यादा हुई और माइक्रोब्स की एक जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ी। तो यही कारण था कि जो तीन मुख्य कारण रहे, इनमें सबसे पहला था मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज, इन खेतों की जुताई कम से कम की गई, और दूसरा ये था कि जिनमें फूड सबस्ट्रेट दिया गया, तीसरा धान था जिसमें के जो एनएरोब्स हैं वो एरोब्स बैक्टीरिया की बजाय, माइक्रोब्स की बजाय ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो राइस है, राइस की ही समस्या है, राइस की वजह से ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रही है, राइस की वजह से ही सॉइल हेल्थ डिसरप्ट होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में एक एडवांटेज क्या मिला हमें कि राइस में ही रिजल्ट सबसे अच्छे आ रहे हैं, यानी कि सॉइल हेल्थ की जो इंप्रूवमेंट है सबसे पहले राइस के थ्रू सबसे बढ़िया हो रही है, उसके बाद गन्ने का नंबर आता है, उसके बाद दूसरी फसलें आती हैं। यानी कि जहाँ भी एरोबिक और एनएरोबिक कॉम्बिनेशन किए गए, जैसे गन्ने में भी दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, गन्ने में जैसे आप मल्चिंग यूज करते हैं ट्रेस की, इसमें भी एरोब्स के साथ साथ एक एन एरोबिक माहौल भी होता है, क्योंकि एन एरोबिक के साथ साथ फैकल्टेटिव एन एरोब भी होते हैं, एरोब के साथ साथ फैकल्टेटिव एरोब भी होते हैं, जो इन सभी कंडीशंस में काम करते हैं। तो जहां भी हमने एरोब और एन एरोबिक कंडीशंस का कॉम्बिनेशन किया, वहां रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें इसमें जैसे धान में मिले, गन्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और इसके अतिरिक्त जो एक एक्सपेरिमेंट और किया है हमने तीनों साइंटिस्टों ने, इसमें प्लास्टिक मल्च के ऊपर सब्जियों में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें वीड कंट्रोल के साथ साथ हमारा मकसद ये था कि जीवामृत का प्रयोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हो और प्लोइंग अवॉइड हो जाए। तो वहाँ भी जब मल्चिंग यूज हुई है तो वहाँ भी रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और उसमें भी ह्यूमस डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, और जो क्रॉप है बहुत कम मिनिमम न्यूट्रिशन के साथ एक बहुत अच्छी क्रॉप हो रही है, और इनकम भी बढ़ रही है। तो मेरा मकसद ये था इसमें कहने का कि ये जो कॉम्बिनेशन है प्राकृतिक खेती का, प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं को बढ़ाने की खेती है, और उसमें जो पैकेज दिया जाता है उसमें एक पैकेज ये है कि उसमें जीवामृत, घन जीवामृत आदि
खेत में प्रयोग किए जाते हैं। सिंचाई के पानी के साथ भी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं उसका। तो दूसरा, इसमें जो जीवाणुओं के साथ साथ एक पैकेज है, जैसे मिनिमम टिलेज है, खेत की कम से कम जुताई है, या मल्चिंग का प्रयोग है, जैसे हम गेहूं की बिजाई कर देते हैं इसमें एफपी सीडर से, तो मल्च की एक उस ऊपर मल्च बन जाती है राइस रेजिड्यूज की, तो उसमें भी एरोब एनारोबिक माहौल बन जाता है। और जो मिनिमम टिलेज है उसमें भी एरोबिक एनारोबिक माहौल बन जाता है। शुगर कैन ट्रेस जब हम बिछाते हैं तो उसमें भी बन जाता है, राइस में तो होता ही है। और जो प्लास्टिक मल्च यूज करते हैं उसमें भी एरोबिक एनारोबिक माहौल बन जाता है, क्योंकि एनारोब्स जो हैं वो एरोब से कई गुना, सैकड़ों नहीं 1000 गुना तक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, ये आपका लिटरेचर कहता है। धन्यवाद।